निर्माण कर रहा है और जातीय चेतना पैदा करने के लिए निरंतर वो समाज में प्रयासरत है। और मैंने धरातल पे भारत के अलग अलग हिस्सों पे विजिट करने के बाद देखा कि जो मुस्लिम जातियां मंडल कमीशन में शामिल है और उधर सामने जो ओबीसी के लोग हैं उनको भी पता नहीं है कि 27 मुस्लिम जातियां भी हमारे ओबीसी समूह में ही आती है। और मुस्लिम समुदाय में भी आजकल देखा जा रहा है जाति के नाम पर संगठन बनाने का और जाति अवेयरनेस का कार्यक्रम चला रहे हैं। तो इससे ओबीसी समुदाय का जो संवैधानिक अधिकार है वो अधिकार हासिल करने के लिए जिस तरह से उन्हें एकजुट होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, कहीं न कहीं एक बड़ा अवरोध दिखाई दे रहा है। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, जाति व्यवस्था जिन लोगों ने बनाई है उसका बेनिफिट उनको हो रहा है पहले से। अगर जाति व्यवस्था हम लोगों ने बनाई होती, जिस प्रकार की जाति व्यवस्था कर्मिक असमानता के आधार पर देश में दिखाई दे रही है लंबे समय से, तो हम लोग अपने को ऊपर रख लेते। लात जूता खाने के लिए कोई भी बुद्धिमान आदमी जो इस सिस्टम को बनाएगा वो अपने को ही नीचे नहीं रखेगा। इस पूरे सिस्टम में ब्राह्मण सबसे ऊपर है। इससे ये बात साबित होती है कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई और अपने फायदे के लिए बनाई, और कर्मिक असमानता के आधार पर दूसरी जातियां इसके खिलाफ विद्रोह ना करें। अगर ब्राह्मण ऊपर होता और बाकी सारे लोग एकदम से नीचे एक बराबर होते तो वो विद्रोह करते इसके खिलाफ में, तो दूसरी सारी जातियां इसके खिलाफ में विद्रोह ना करें। तो इसके लिए कर्मिक असमानता की व्यवस्था बनाई ताकि हर जाति वाले को लगे कि हम कम से कम दूसरी जाति से तो ऊपर हैं, तो वो इस सिस्टम का विरोध नहीं करेगा। तो इसके आधार पर वो लंबे समय से ये जाति व्यवस्था चल रही है। तो जाति व्यवस्था जो लंबे समय से चल रही है वो लोगों के दिमाग में घुस गई है, वो लोगों के दिमाग में घुसी हुई है। तो उसका पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के लिए जाति जाति के नेताओं को ब्राह्मणवादी पार्टियों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है और इलेक्शन में उनका फायदा उठाया जाता है। अब गांव देहात में जो जाति बिरादरी के लोग रहते हैं उनके अंदर इतनी जानकारी नहीं है कि ओबीसी क्या है, हमको किस प्रकार से रिजर्वेशन मिलता है। तो ये जानकारी ना होने की वजह से जब उनके अंदर जाति का कोई नेता जाता है और वो कहता है कि हमारी जाति का परसेंटेज इतना है, जाति जनगणना 75 साल में हुई नहीं, 1931 के बाद आज तक हुई नहीं, इसके बावजूद भी हर जाति ने अपने अपने परसेंटेज बनाए हैं और वो बताते रहते हैं कि हमारे इतने परसेंटेज है। कभी कभी तो मैं ये कह भी देता हूँ हंसी मजाक में कि अगर सारी जातियों का परसेंटेज जोड़ लिया जाए जितना उनके संगठन वाले बताते हैं तो ये 100% नहीं, ये 500% हो जाएगा, क्योंकि हर जाति का नेता बढ़ा चढ़ा कर ही अपनी जाति का परसेंटेज बताता है। तो वो जाति को गोलबंद करते हैं कि भाई दूसरी जातियां तो आगे चली गई, हम ही लोग पीछे रह गए हैं, तो हमको आगे जाना है। अब जिनको वो समझा रहे हैं तो उनको इतनी समझ नहीं है कि जाति के नाम पर कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। जो संवैधानिक अधिकार है वो ओबीसी के नाम पर है, SC/ST के नाम पर है, जाति के नाम पर कोई अधिकार नहीं है। तो अगर हमको अधिकार चाहिए तो ओबीसी की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जाति की लड़ाई लड़ने से अधिकार नहीं मिलेगा। मगर ये जानकारी आम लोगों तक ना होने की वजह से उनको गुमराह करना आसान होता है। फिर उस जाति का एक आदमी MP बनता है, MLA बनता है, मिनिस्टर बनता है और सारी जाति को गोलबंद करके बीजेपी को या दूसरी ब्राह्मणवादी पार्टियों को वोट और सपोर्ट करवाने का काम करता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कई लोग हैं, कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं। जब इधर रहते हैं तो भी उतना जोर से ही बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, जब बीजेपी में चले जाते हैं तो इधर वालों के खिलाफ उतना जोर से ही बोलते हैं। तो ये जो जोर जोर से बोलने वाले ओबीसी नेता ब्राह्मणवादियों द्वारा पैदा किए गए हैं, ये सबसे ज्यादा ओबीसी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये बोलते जोर जोर से हैं तो लोगों को सुनने में लगता है ठीक ही बोल रहा होगा, लेकिन ये जोर जोर से बोलकर समाज का फायदा करना इनका कोई मकसद नहीं है। इनका मकसद है अपना फायदा करना। वो मंत्री बनना चाहिए, उनका बेटा मंत्री बनना चाहिए, किसी का पति मंत्री बनना चाहिए, किसी की पत्नी मंत्री बनना चाहिए। तो ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है ओबीसी समाज की। लेकिन लंबे समय से जो काम चल रहा है, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता 100% लोग इसी बात को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे समझदार लोग पैदा हुए हैं समाज में और ये ग्रुप ऐसा बना है, एक तबका निकल कर जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर आया है जो वर्गीय चेतना के बारे में सोच रहा है। अब जैसे मुसलमानों की इतनी जातियां हैं तो मुसलमानों के अंदर भी चेतना का अभाव है।
ओबीसी जातियां तो बैकवर्ड मुसलमानों की जातियां है ना, मंडल कमीशन ने इसलिए उनको आइडेंटिफाई किया। अब जो बैकवर्ड मुसलमान है वो भी बैकवर्ड है, तो उनकी स्थिति में कोई अंतर थोड़ी ही है। जैसे ही बैकवर्ड ओबीसी की स्थिति है जो मुसलमान नहीं है, गैर मुसलमान बैकवर्डों की जो स्थिति है वही स्थिति मुस्लिम बैकवर्डों की है। हाँ, पूजा पाठ की पद्धति अलग हो सकती है, धर्म उपासना की पद्धति अलग हो सकती है, बाकी कोई अंतर नहीं है। जो लेवल है वो लेवल सेम ही है। डेवलपमेंट उन तक भी नहीं है, उन तक भी कोई जानकारी का स्रोत नहीं है, उनको भी कोई बताने वाला नहीं है कि भाई मंडल कमीशन क्या है, आरक्षण क्या है, तुमको पढ़ने से नौकरी मिलेगी, क्या होगा, तो उनको भी बताने वाला नहीं है, तो वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये ना समझी का जो कारण है वो अज्ञानता है। वास्तविकता तो ये है कि देश में इसको लेकर अभियान चलाना चाहिए था। जिन लोगों को रिजर्वेशन मिला, जिन पार्टियों को रिजर्वेशन मिला, जिन जातियों को रिजर्वेशन मिला, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की, तो उनके अंदर सरकार की ये जिम्मेदारी थी चेतना पैदा करना कि तुम्हारे ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं जो तुमको मिल गए हैं, अब तुम पढ़ाई लिखाई करो, उनके अंदर एजुकेशन को मजबूत करना कि तुम पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हें ये सुविधाएं सरकार ने दिया है, तुम्हारा पद नहीं तो होगा शासन प्रशासन में। लेकिन सरकार चलाने वाले लोगों ने ये तो नहीं किया कि उनको जानकार बनाए उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में। ये तो तमाम सामाजिक संगठन थोड़ा बहुत करते हैं, इसकी वजह से थोड़ा बहुत जानकारी है। तो ये करने के बजाय बल्कि इसको कैसे छुपाया जाए कि इनके संवैधानिक राइट्स क्या हैं, इस पर ही सरकारें काम करती रही है। और दूसरा ये है कि एजुकेशन का लेवल उतना ही गिरा दिया। उनको लगा कि ये पढ़ेंगे लिखेंगे, रिजर्वेशन है तो ये नौकरी में जाएंगे, तो ये नीति निर्धारण में शामिल होंगे और समाज के लोगों का मनोबल बढ़ेगा, समाज में पढ़ाई लिखाई के लिए चेतना पैदा होगी, तो पढ़ाई लिखाई का लेवल ही गिरा दिया। अब तो ये राशन खाते रहो, मस्त रहो। अगर देखा जाए पूरे भारत के अगर इतिहास को उठाकर, तो समाज परिवर्तन और बदलाव के लिए एक बड़ी कड़ी जुड़ी है ओबीसी के महापुरुषों की। और उन्होंने सिर्फ स्वतः व्यक्तिगत तौर पे संघर्ष नहीं किया समाज परिवर्तन और बदलाव के लिए, बल्कि समाज को संगठित करने के लिए संगठन का भी निर्माण करके उन्होंने संघर्ष किया। महात्मा बुद्धा से लेकर, सम्राट अशोक से लेकर, और महान संत कबीर से लेकर, तुकाराम से लेकर, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले और साहू जी महाराज से लेकर, अगर हम बात करें आधुनिक भारत में, तो इसके उत्तरार्ध में जननायक कर्पूरी ठाकुर और शिवदयाल चौरसिया और भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा तक के आंदोलन की अगर हम समीक्षा करें और उस पर गौर करें, तो इन्होंने समाज की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने के लिए और अंधविश्वास और पाखंड में जकड़े हुए समाज के मुक्ति के लिए सतत प्रयत्न किया। लेकिन उसके बाद इनके चलाए गए सामाजिक परिवर्तन और आंदोलन पे जो ओबीसी के पॉलिटिकल लीडर्स उभर के आए, बिहार में जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर, शिवदयाल चौरसिया और भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार किए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव जी और मान्यवर नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जैसे लोग अस्तित्व में आए। और उत्तर प्रदेश में मायावती जी और मुलायम सिंह यादव जी अस्तित्व में आए, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब और डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा के आंदोलन की पृष्ठभूमि पे। लेकिन उसके बाद जो इस पृष्ठभूमि से उभर कर एक पॉलिटिकल लीडर अस्तित्व में आए, उस पृष्ठभूमि के जड़ों को और मजबूत करने के बजाय और गहरी करने के बजाय उन जड़ों को कमजोर करने की दिशा में आज काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? नहीं, अगर उसमें हम देखें कि जो बैकवर्डों में लीडरशिप खास तौर से पैदा हुई, उसमें एक सोशलिस्ट मूवमेंट और दूसरा अम्बेडकराइट मूवमेंट, इन दो मूवमेंटों का रोल रहा है। लेकिन बाद के दौर में जो उनके उत्तराधिकारी रहे तो वो उनका नाम लेते रहे, फोटो लगाते रहे, मगर जो विचारधारा का मामला था वो विचारधारा का मामला छोड़ दिया। विचारधारा का मामला छोड़ दिया और जोड़ तोड़ की सत्ता पर लगातार 10-15 साल से जोड़ तोड़ की सत्ता में लगे हुए हैं। तमाम बैकवर्डों के जो दल हैं या लीडर हैं या शेड्यूल कास्ट के दल हैं, तो वो इसी काम पे लगे हुए हैं कि आइडियोलॉजिकल उनके पास अभियान नहीं है, आइडियोलॉजिकल उनके पास कोई कैंप नहीं है, आइडियोलॉजिकल कोई काम नहीं है, वो जोड़ तोड़ की राजनीति। एक लंबे समय तक सोशलिस्ट मूवमेंट चलाने वाले लोगों ने भी सोशलिस्ट का मूवमेंट छोड़कर वो सेकुलर का मूवमेंट ही चलाते रहे और सेकुलर के नाम पर कांग्रेस को समर्थन करते रहे, बार बार करते रहे, बार बार करते रहे। तो उसकी वजह से फिर
वो सत्ता से भी गए, ये भी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से जो काशीराम जी की बात आपने किया, तो उन्होंने जो बहुजन मूवमेंट चलाया, तो बाद में बहुजन समाज पार्टी ने उसको सर्वजन मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो सर्वजन मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया तो उसकी भी स्थिति है, उत्तर प्रदेश में सिंगल सीट पे आ गई है बीएसपी। तो ये स्थिति है कि वैचारिक मूवमेंट जो उनके उत्तराधिकारी थे, जिन लोगों ने वैचारिक मूवमेंट शुरू किए या चलाए, जिन्होंने महापुरुषों में आगे बढ़ाए, मगर उनके जो उत्तराधिकारी थे वो सत्ता में तो जरूर रहे, मगर जो उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि थी, वैचारिक मूवमेंट था, उसके आधार पर समाज को तैयार करने का काम बंद कर दिया, जिसकी वजह से समाज गुमराह हुआ। और जब समाज गुमराह हुआ तो जो सोशलिस्ट के नाम पर जुड़ा था बैकवर्ड नेताओं के साथ, जो बहुजन के नाम पर जुड़ा था जिन नेताओं या जिन पार्टियों के साथ, या जो किसान आंदोलन के नाम पर जो बड़े नेता पैदा हुए थे, वो सारा मामला खत्म हो गया और जाति तक मामला सीमित हो गया। जाति तक मामला सीमित क्यों हो गया कि इन्होंने किसी आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार करना बंद कर दिया, किसी आइडियोलॉजी पर काम करना बंद कर दिया, कैडर करना बंद कर दिया। तो वो जो आइडियोलॉजी के आधार पर महापुरुषों ने लोगों को इकट्ठा किया था, वो मामला खत्म हो गया और फिर जाति के जोड़ तोड़ तक मामला आ गया, जिसका फायदा बीजेपी ने पिछले चुनाव में उठाया। नान यादव नान जाटों की पॉलिटिक्स के आधार पर जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी राज किया, उसका एक बड़ा फैक्ट ये है, नान यादव नान जाटो। तो जिनको धरती पुत्र किसानों का नेता कहा जाता था, जिनको बहुजन का नेता कहा जाता था, वो यादव और जाटों तक कैसे उनके अनुयायी आ गए? तो यादव और जाटों तक इसलिए आ गए, जिस आइडियोलॉजी को उनको विरासत में मिली थी, उस आइडियोलॉजी को उन्होंने संभाल कर नहीं रखा, उस पर काम नहीं किया, उसका परिणाम है। अगर देखा जाए, खासतौर से अगर हम बात करें पिछले भारत की राजनीति में 2024 का इलेक्शन सामने है, और इस इलेक्शन के ठीक 18 महीने पहले नीतीश कुमार जी के जरिए अलग अलग स्टेट के जो मुख्यमंत्री थे, अलग अलग स्टेट की जो रीजनल पार्टियों के लीडर्स थे, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की और भारत के राजनीति में यूपीए और एनडीए के अलावा तीसरा विकल्प खड़ा करने की दिशा में लगभग एक इन्वायरमेंट ही नहीं क्रिएट किया था, लगभग एक ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार कर लिया था। ऐसी स्थिति में खासतौर से हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव को जीत कर या कहें जितवा कर कांग्रेस को लाकर थोप दिया गया, और आज ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है कि यूपीए ही इंडिया गठबंधन में तब्दील हो गया है और उसका लीड आज कांग्रेस कर रही है। तो ओबीसी के जो चेहरे उभर के आ रहे थे, मान्यवर नीतीश कुमार जी और शरद पवार, जो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, एनडीए गठबंधन के अगेंस्ट एक बड़ी ताकत पैदा होने की दिशा में जो है कोशिश लगभग हो चुकी थी, उस कोशिश को आज अगर हम देखें तो उन दोनों चेहरों की चर्चा ही बंद हो गई। ये जो नया गुट बना, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए क्या है कि अभी जो बीजेपी को हराने के लिए जो एक कोशिश चल रही है देश में, कि सारे दलों को इकट्ठा किया जाए, और उसमें तमाम जो बैकवर्ड क्लास के नेता, खासतौर से नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा मतलब, उन्होंने सबसे पहले इसको लेकर के तमाम नेताओं से मिले और पहल उन्होंने करने का काम किया। तो ये जो ये कोशिश चल रही है बीजेपी के खिलाफ, सभी लोग इकट्ठा होकर के चुनाव लड़े और 1 to 1 कैंडिडेट खड़े किए गए, तो ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी कोशिश है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात। और इसके लिए बहुत सारे दल सहमत हो गए हैं, कुछ दलों से सहमति बन रही है, तो वो सारा काम हो रहा है। तो उसमें अभी बहुत ज्यादा एंड तक कोई मामला नहीं पहुंचा है कि आप कुछ कह सकते हैं उसके बारे में। अभी एंड तक कोई मामला अभी प्रोसेस में चल रहा है, प्रोसेस में कुछ कदम आगे बढ़े हैं लोगों को, अभी बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं, तो उसको किसी नतीजे की तरफ अभी नहीं कहा जा सकता कि नहीं उसका लीड हो गया या उसका लीड हो गया। अभी तो ये आने वाला समय बताएगा। अभी ये 3-5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, तो उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें तय होंगी, क्योंकि मूलतः ये जो अलायंस बन रहे हैं ये लोकसभा चुनाव के लिए बन रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए अगर बन रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है तो तमाम जो उस गठबंधन में शामिल लोग हैं उनके द्वारा, तो अभी इस पर पिक्चर बाकी है, आगे देखना पड़ेगा कि आगे क्या है। अभी इस पर कोई स्थिति क्लियर नहीं है कि क्या कहा जा सकता है। पूरे देश में खासतौर से ओबीसी को संगठित करने के लिए और भारत में स्थायी परिवर्तन हो, इसके लिए अगर देखा जाए कि पिछले
एक दशक से भी ज़्यादा का समय लगाकर और सरकारी सेवा को छोड़कर आप लगातार पूरे ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग स्टेट में लगातार कैडर बेस संगठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को खड़ा करने की दिशा में लगातार प्रयत्नशील है और 365 दिन लगातार उद्बोधन और प्रबोधन करते हैं। तो इस उद्बोधन और प्रबोधन और इस मोमेंट से ओबीसी के अंदर कितना जुड़ाव पैदा हो रहा है और इस मोमेंट से जुड़कर स्थायी परिवर्तन की दिशा में ओबीसी किस लेवल पे काम करता हुआ नजर आ रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? अब इसका तो रिजल्ट सबके सामने है। आज पहले ओबीसी के मुद्दे पर बात ही नहीं होती थी। अभी हर दल हम ओबीसी पर आगे कि हम ओबीसी पर आगे। अभी हम 5 नवंबर को यूपी में नेशनल कन्वेंशन कर रहे हैं, 6 नवंबर को बीजेपी वाले ओबीसी मोर्चा के अपने मीटिंग कर रहे हैं। तो ये तो दिखाई दे रहा है कि पहले ओबीसी पर बात नहीं होती थी और ये जो 10-15 साल का जो संघर्ष किया गया उस संघर्ष का ये नतीजा है। जब हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बनाया तब तो ओबीसी का कोई संगठन भी सामने नहीं दिखता था। अब तो कुछ लोग कम से कम ओबीसी के संगठन के नाम पर भी दिख रहे हैं और हर पार्टी इस होड़ में लगी हुई है कि हम ओबीसी का ज्यादा फायदा करेंगे या हम ओबीसी का ज्यादा करेंगे नहीं करेंगे, ये अलग समीक्षा का विषय है। कौन कितना सही बोल रहा है कितना गलत बोल रहा है ये दूसरी बात, लेकिन सारे ओबीसी नेताओं में, ओबीसी नहीं सारे दलों के नेताओं में ये होड़ लगी है कि ओबीसी का मुद्दा उठाया जाए। लेकिन सारे दलों के नेता ओबीसी के मुद्दे तो ये जो उठा रहे हैं लोग, इसका मतलब ये है कि समाज में चेतना पैदा हुई, उनको ये लग रहा है कि ओबीसी की बात नहीं करेंगे तो ओबीसी का वोट नहीं मिलेगा, अब केवल धर्म की बात करने से वोट नहीं मिलेगा। ये समझ में आ रहा है, इसलिए तो ओबीसी पर फोकस किया जा रहा है। अगर ये समझ में आता है कि धर्म की बात करने से ही वोट मिल जाएगा, दूसरी बात करने से वोट मिल जाएगा, तो फिर तो नहीं उठाते। जैसे ही एक दौर में मंडल कमीशन का सभी दलों ने विरोध किया, लगभग जो बड़े दल थे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो आज स्थिति नहीं है। वो जिन दलों ने खासतौर से अगर हम बात करें, जिन प्रमुख 2 दलों ने ओबीसी के मंडल कमीशन का लगातार वो निरंतर विरोध करते रहे, आज वही ओबीसी के मुद्दे पर बात करने वाले जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं और पॉलिटिकल पार्टियों के जिम्मेदार हैं, वो कहीं न कहीं उन्हीं 2 बड़े दलों का जो मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे कि ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन ना मिले, रिजर्वेशन ना मिले, इसके लिए एडी चोटी की ताकत ही नहीं लगा रहे थे, बल्कि राजीव गोस्वामी जैसे एबीपी के कार्यकर्ता जो है आत्मदाह कर लिया उन्होंने दिल्ली में कि ओबीसी को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो ओबीसी के मुद्दों पर एक तरफ बात करना आज के मौजूदा जो ओबीसी की लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, और ओबीसी के विरोध में जो पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा से रही उन्हीं के साथ खड़े होते हुए नजर आना, तो ये दोनों चीजें संगत नजर नहीं आ रही। देखिए, अभी ओबीसी समाज में जो चेतना बढ़ी है तो इसका ये परिणाम है कि लोगों को इस पर बोलना पड़ रहा है। करेंगे नहीं करेंगे तो ओबीसी समाज को देखना है। अगर ओबीसी समाज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को इतना मजबूत करता है कि हम 1-2 करोड़ लोगों को लेकर दिल्ली का संसद भवन घेरने लायक ताकत अगर हमको देता है ओबीसी समाज, तो किसी भी सरकार बने कान पकड़ के करवाया जा सकता है। तो हम ओबीसी को ये कहना चाहते हैं, जिन्होंने इतिहास में आपके साथ धोखेबाजी किया, वो भविष्य में आपके साथ इंसाफ करेंगे, इस भरोसे मत रहो। अपनी ताकत निर्माण करो, तुम्हारी ताकत मजबूत होगी तो उस ताकत के आधार पर फैसले होंगे। लेकिन अगर देखा लोकतंत्र में हमारी आबादी ज्यादा है तो हमारी ताकत बनेगी तो हमारे लोग फैसले करने लायक। आज हम लोग देख रहे हैं कि ओबीसी के जिन बुनियादी मुद्दों पे पूरे भारत में आज चर्चा शुरू की गई, पिछले 3 दशक से लगातार वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब लगातार अपने प्रोग्राम्स में, आंदोलन में और समाज में ओबीसी के बुनियादी मुद्दे जाए, इसके लिए लगातार वो कोशिश करते हुए नजर आए। और खासतौर से एक कोशिश की गई 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में, जिसमें कैप्टन जयनारायण निषाद जो पार्लियामेंट थे और बिहार के तमाम जो लीडर्स थे, शरद यादव जैसी शख्सियत भी जो मंडल कमीशन
के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले जो लीडर्स थे ओबीसी के, वो भी मंच साझा किए और ओबीसी के जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पे रामलीला मैदान में जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी ने रैली की, उस रैली में शामिल नेताओं पर इतना गहरा असर पड़ा कि पहली बार संसद की कार्यवाही को ओबीसी के मुद्दे पे और जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पे बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद से इस तरह का कोई ऐसा पहल नजर नहीं आया, खास तौर से जो पार्लियामेंट के अंदर ओबीसी की एक बड़ी लॉबी है, एक बड़ी संख्या में सांसद है, जो आज भी चाहे तो वो पार्लियामेंट को बंद कर सकते हैं और अपने मुद्दे पर तब तक जो है पार्लियामेंट को चलने नहीं दे सकते जब तक उनके मुद्दे का कोई स्थायी समाधान ना करे सरकारें। जो लड़ने वाली पीढ़ी थी जिसने मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी, उसी पीढ़ी ने वो लड़ाई लड़ी 2011। अब उसमें से लगभग लोग पार्लियामेंट से बाहर हैं। इस बात की मैं यही बात बार बार कह रहा हूं कि एक जो दौर था मंडल कमीशन की लड़ाई का या सोशलिस्ट मूवमेंट का या बहुजन मूवमेंट का, उससे जो लीडर पैदा हुए उन लोगों ने एक दौर में वो अभी तक उस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी मान लो जाति जनगणना नीतीश कुमार ने करवाया, जाति गणना करवाया, सर्वे करवाया, मान लो लालू जी बोल रहे हैं, तो ये जो लड़ाई, या अभी थोड़ा थोड़ा तेजस्वी भी बोल रहे हैं, दूसरे लोग भी बोल रहे हैं, तो एकदम से नहीं बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो दबाव उस समय 2011 में था जो है बैकवर्ड दलों का और बैकवर्ड नेताओं का सरकार के ऊपर, वो 2014 के बाद से नहीं है। उसमें से बहुत सारे लोग पार्लियामेंट से बाहर हैं जिन लोगों ने वो लड़ाई लड़ी थी, या तो वो है नहीं, रहे नहीं हमारे बीच में, या तो वो है तो पार्लियामेंट से बाहर हैं। तो इसलिए वो लड़ाई कमजोर हुई है। तो इसलिए तो इस बात को समाज को समझने की जरूरत है। भाई तुम जाति धर्म के नाम पर वोट कर रहे हो तो तुम्हारी लड़ाई ही कमजोर हो रही है, तो तुम्हें जो तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनको चुनकर भेजने की जरूरत है, जाति धर्म से ऊपर उठकर। आने वाले दिनों में ओबीसी को संगठित करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की क्या रणनीति है? क्योंकि आज ओबीसी का कोई भी ऐसा संगठन कैडर बेस नजर नहीं आ रहा है। कैडर बेस मूवमेंट की वजह से जो सामाजिक जागृति और चेतना निर्माण हुई थी वो उसका अभाव नजर आ रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में आपकी किस तरह की पहल रहेगी जिसकी वजह से ओबीसी समाज के अंदर सामाजिक जागृति के साथ साथ अधिकारों के प्रति जागृति हो, राष्ट्रव्यापी ओबीसी समाज का आंदोलन खड़ा हो पाए? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को देश भर में मजबूत करने का कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। एक साथ ही ओबीसी समाज को जागृत करने का काम, संगठित करने का काम और संगठित करके सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम ये निरंतरता में चलाया जा रहा है। जितने भी मुद्दे हैं ओबीसी के, हर मुद्दे पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जाति जनगणना को लेकर 2 बार भारत बंद का आह्वान किया। जब उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन खत्म हुआ निकाय चुनाव में तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान किया। अभी महिला आरक्षण को लेकर हम लोगों ने 3 चरण में आंदोलन घोषित किया। तो लगातार निरंतरता में हम अधिवेशन, सम्मेलन, कैडर कैंप भी ले रहे हैं ताकि लोगों को जागृत किया जाए उनके मुद्दों को लेकर। आगामी जो आने वाला अभी 5 नवंबर की तारीख है 2023 की, और खास तौर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बृहद स्तर पे उसका आयोजन और प्रयोजन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संगठन के द्वारा किया जा रहा है और वो तारीख कल के बाद ही आने वाली है। तो पूरे देश भर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ताओं और ओबीसी समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस अधिवेशन को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जो अधिवेशन है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहा है, जहां लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और अगली साल चुनाव है। तो उस दृष्टि से भी अधिवेशन महत्वपूर्ण है और बीजेपी ने इस अधिवेशन को गंभीरता से ले लिया है। इसलिए 5 के अधिवेशन के बाद वो 6 को अपने ओबीसी मोर्चा की मीटिंग कर रहे हैं। तो देश भर में जो हमारे लोग हैं उनको भी इस अधिवेशन को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इस अधिवेशन में बहुत सारे गेस्ट भी आ रहे हैं। उसमें जो अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे वो माननीय वीरपाल गंगवार जी, जो कि रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, वो उद्घाटन करेंगे। और इसमें जो मुख्य अतिथि आ रहे हैं वो हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज माननीय वीरेंद्र सिंह यादव जी आ रहे हैं।
और आपने चर्चा किया कि मेश्राम जी लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वामन मेश्राम जी करने वाले हैं, क्योंकि अगर ओबीसी के अंदर जो ओबीसी को मटेरियल मिलना चाहिए था, जो बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए थी, वो पिछले 40-45 सालों से लगातार ओबीसी के मुद्दों को उठाने का काम वो समाज में बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, और जिसका ये नतीजा है कि आज ओबीसी में बड़े पैमाने पर चेतना आ रही है। तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय वामन मेश्राम जी करने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और हम देश भर के ओबीसी समाज के लोगों से अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारी को अपील करेंगे कि इसमें शामिल होने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग शामिल नहीं हो सकते हैं वो कम से कम इस संगठन को, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए तन मन धन से उनका जो सहयोग हो सकता है वो करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम की पब्लिसिटी करें ताकि लोगों को ये सारा मैसेज जाए, क्योंकि इसमें ओबीसी समाज के बहुत सारे मुद्दे रखे गए हैं जो ओबीसी समाज के हक अधिकार से संबंधित हैं। उस पर चर्चा भी होगी, उस पर कुछ प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, डोनर हैं, सपोर्टर हैं, वेलविशर हैं, उन सभी लोगों को हमारा अनुरोध है कि इसको गंभीरता से ले और तन मन धन से इस अधिवेशन को सफल करने के लिए सहयोग करें। तो साथियों, पूरे देश भर में पिछड़े वर्ग के अंदर सामाजिक और अधिकारों के प्रति जागृति और चेतना पैदा करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर चौधरी विकास पटेल जी के द्वारा सरकारी सेवा को 15 साल पहले त्याग करके लगातार निरंतर समाज के अंदर जागृति के लिए एक बड़ी कुर्बानी, एक बड़ी सोच के साथ जो है लगातार इनकी कोशिश और जद्दोजहद जारी है। और आज हमने इनसे खास तौर पे विभिन्न जो है मुद्दों पे, ओबीसी के मुद्दों पे चर्चा की, और सर का समय मिला, इसके लिए मैं तहे दिल से चौधरी विकास पटेल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।